नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। अंग्रेज़ी की एक कहावत है कि गुड इकोनॉमिक्स इज़ बैड पॉलिटिक्स एंड गुड पॉलिटिक्स इज़ बैड इकोनॉमिक्स। यानी आप किसी एक ही को साध सकते हैं। अगर अर्थनीति आपकी अच्छी होगी तो राजनीति प्रभावित होगी, अगर आपकी राजनीति अच्छी होगी तो अर्थनीति प्रभावित होगी। दोनों को एक साथ नहीं साध सकते। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो इस तरह की बातों के कायल हैं नहीं। वो कभी इस बात पर यकीन नहीं करते कि जो होता रहा है उसको बदला नहीं जा सकता, नई चीज़ें नहीं की जा सकती, नए नियम नहीं बनाए जा सकते, ऐसा वो नहीं मानते। इसलिए उनकी आप राजनीति देखें या अर्थनीति। आज बात कर रहा हूँ मैं 2023-24 के बजट के संदर्भ में। और बजट पेश किया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने, आपको पता है। और ये जो बजट है मेरी नज़र में, अगर ओवरऑल एक वाक्य में अगर कहना हो तो ये अर्थनीति और राजनीति दोनों का बहुत सुंदर संतुलन है। दोनों को साधने की एक साथ कोशिश की गई है। न तो अर्थनीति से कोई समझौता किया गया है और न तो राजनीति से कोई समझौता किया गया है। बहुत से लोगों को उम्मीद थी कि चुनाव से पहले का पूर्ण बजट है, आखिरी पूर्ण बजट है, तो इसलिए जो है इसमें फ्री बीज यानी रेवड़ियाँ खूब होंगी, लोक लुभावन वादे होंगे जिससे चुनाव जीता जा सके। ऐसे वादों से चुनाव जीतने के हामी नहीं है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और अर्थनीति से समझौता कर लें और आगे भुगतना पड़े, वो ये मानकर नहीं चलते कि उनका ये आखिरी चुनाव है या वो उनकी पार्टी आखिरी बार सत्ता में आ रही है, तो इसलिए आगे जो गड़बड़ होगी, जो आगे आएंगे बाद में आएंगे वो देखेंगे, इस नीति पर भी नहीं चलते। तो इसीलिए ये संतुलन जो दिखाई दे रहा है, मेरे हिसाब से आर्थिक दृष्टि से दुनिया भर की नज़र होगी भारत के इस बजट पर कि भारत ने कैसे संकट के दौर से अपनी अर्थव्यवस्था को निकालकर न केवल पटरी पर लाने का काम किया है बल्कि उसको तेज गति की रफ्तार देने का काम किया है। दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई हम अर्थव्यवस्था तो हैं ही, आगे भी ये हमारा सिलसिला ये विकास का जारी रहेगा, इसकी व्यवस्था की गई है। और ऐसी व्यवस्था तभी होती है जब आप स्थायी और दूरगामी कदम उठाते हैं। वैसे तो बजट में बहुत सारे बजट के एस्पेक्ट हैं, बहुत सारे आयाम हैं, सब पर बात करना 14, 15, 16 मिनट की वीडियो में तो संभव नहीं है। सारी बातों को समेटना भी संभव नहीं है, वरना कहीं भी फोकस नहीं रह जाएगा। तो मैंने केवल 2 मुद्दों को चुना है पूरे बजट से, सिर्फ 2 मुद्दों को, कि सरकार की समस्या क्या है। इस सरकार की जो समस्या है मेरी नज़र में 2 समस्याएं हैं। एक है बेरोज़गारी या रोज़गार के अवसर, और दूसरी समस्या है मिडिल क्लास यानी मध्य वर्ग का लगातार छूटता धैर्य। पिछले 7-8 सालों से और ख़ास तौर से नोटबंदी के बाद 2016 के बाद से मिडिल क्लास हर बजट के समय ये उम्मीद करता है कि उसके लिए भी कुछ होगा, और हर बार आश्वासन मिलता था। तो और एक चीज़ और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कोई बड़ा कदम उठाने वाले होते हैं तो उसके संकेत पहले से देने लगते हैं। जैसे बहुत से पहेली बुझाने वाले वो हिंट देते हैं ना, अता पता बताते हैं कि इससे समझ जाओ। तो प्रधानमंत्री पहले से उस बात का संकेत देने लगते हैं। होता यह है कि हम लोग पकड़ नहीं पाते। जब वो घटना हो जाती है तब समझ में आता कि अरे ये कह रहे थे, इसका ये मतलब था। आप लोगों ने अगर उनकी मन की बात आखिरी से मेरा मतलब है जनवरी की जो मन की बात है वो सुनी होगी, तो उसमें उन्होंने मध्यवर्ग का जिक्र किया। बजट से ठीक पहले मध्यवर्ग का जिक्र, ये संकेत था कि मध्यवर्ग के बारे में कोई बात, कोई फैसला, कोई बड़ी घोषणा आने वाली है। और वो आई। तो पहले रोज़गार की बात करते हैं। अब रोज़गार के अवसर, अगर आपको बेरोज़गारी को कम करना है, रोज़गार के अवसर जुटाना है, तो ऐसे सेक्टर्स पर ध्यान देना पड़ेगा जो रोज़गार के अवसर ज़्यादा मात्रा में जुटाते हों, यानी ज़्यादा लेबर इंटेंसिव हों। कैपिटल इंटेंसिव ज़्यादा हों और लेबर इंटेंसिव ना हो तो उससे आपका विकास तो होगा लेकिन वो लॉपसाइडेड होगा, एकांगी होगा। उसमें लोगों को रोज़गार नहीं ज़्यादा मिलेगा। कुछ लोगों को मिलेगा, उनको ज़्यादा अवसर मिलेगा, ज़्यादा पैसा मिलेगा, ज़्यादा कमाई होगी, जो उद्योग लगाएगा उसकी ज़्यादा कमाई होगी, देश की अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगी। लेकिन जिस देश की आबादी 140 करोड़ से ज़्यादा हो, वहाँ मूल समस्या है
सबको कोई सम्मानजनक रोज़गार देने का। तो इसलिए रोज़गार कहाँ सबसे ज़्यादा मिलता है? सबसे ज़्यादा दुनिया भर में मैन्युफैक्चरिंग ऐसा सेक्टर है जहाँ सबसे ज़्यादा रोज़गार मिलता है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था लंबे समय से कंजम्पशन पर आधारित थी, मैन्युफैक्चरिंग पर नहीं, उपभोग पर। इसलिए सर्विसेज सबसे ज़्यादा बढ़ी हमारे यहाँ। हमारे जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान है, 50% से ज़्यादा का है, 55-60% के एग्जैक्ट मुझे फिगर याद नहीं है इस समय, योगदान जो है वो सर्विस सेक्टर का है। अब मैन्युफैक्चरिंग पर जोर दिया जा रहा है, चाइना +1, यानी चाइना से जो इंडस्ट्रीज़ निकलना चाहती हैं उनके लिए यहाँ अवसर। उसके अलावा मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, ये रोज़गार के अवसर पैदा करने वाले हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा रोज़गार पैदा होता है एमएसएमई सेक्टर में, मीडियम एंड स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें। और उनको अगर आप नहीं सुधारेंगे, उनकी स्थिति नहीं सुधारेंगे, तो रोज़गार के अवसर आप पैदा नहीं कर सकते हैं बड़े पैमाने पर। छोटे मोटे तो होते रहेंगे, 1000-500, ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख यहाँ वहाँ। तो इस रोज़गार के अवसर में भी इसके भी 2 आयाम हैं, एक है सरकारी नौकरी और दूसरा है निजी क्षेत्र। सरकारी नौकरी में अवसर लगातार कम होते जाएंगे क्योंकि सरकार ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिसी में सरकार को जाना चाहिए, पॉलिसी मेकिंग में और निगरानी में। जो भी पॉलिसी बनाई है वो ठीक से लागू हो रही है कि नहीं। तो इसलिए प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ता जाएगा। और जो कुछ राज्य, खासतौर से कांग्रेस शासित राज्य, जिस तरह से ओल्ड पेंशन स्कीम लाने की घोषणा कर चुके हैं, उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि निकट भविष्य में, और ये निकट भविष्य मतलब देश के हिसाब से बात करें तो 10-15 साल का समय बहुत ज़्यादा नहीं होता है, तो 10-15-20 साल में स्थिति ये आ जाएगी, जो राज्य ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे वो रोज़गार देने के काबिल ही नहीं रह जाएंगे, क्योंकि उनकी जितनी भी कमाई होगी वो सब सैलरी और पेंशन में चली जाएगी। तो राज्यों की आर्थिक बदहाली और बर्बादी का ये सबसे अच्छा फार्मूला है अगर ओल्ड पेंशन स्कीम को आप लाते हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, तब उसमें विस्तार से इसके कारण बताऊंगा। लेकिन आज इतना ही रेफरेंस है कि ओल्ड पेंशन स्कीम राज्यों की आर्थिक बर्बादी का कारण बनेगी। तो सरकारी रोज़गार के अवसर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ने वाले। तो दूसरा क्षेत्र बचता है निजी क्षेत्र। निजी क्षेत्र में भी उसके 2 आयाम हैं, एक निजी क्षेत्र की जो कंपनियां हैं, जो इंडस्ट्रीज़ हैं, उनमें नौकरी का, और दूसरा है स्वरोजगार का। अब जो कंपनियों की नौकरी है, तो आज शुरुआत करते हैं एमएसएमई सेक्टर से। एमएसएमई सेक्टर में 6.5 करोड़ यूनिट्स हैं हमारे देश में रजिस्टर्ड, और इनमें माइक्रो भी है, माइक्रो यूनिट्स भी हैं, जहां कोई एक ही व्यक्ति अपना खुद ही काम चलाता है या एक और सहयोगी रखा हुआ है, और इससे बड़े भी हैं। उनकी समस्या दूर करने से उनको सरकार से जो है बहुत बड़ी मदद की ज़रूरत नहीं है। उनको सरकार से अपेक्षा इतनी है कि सरकार रोड़े न पैदा करे, उनके रास्ते की जो बाधाएं हैं उनको दूर कर दे, और उनको पूंजी की सुगमता उपलब्ध करा दे। ये 2 चीज़ें हो जाएं तो वो फिर आसमान छू सकते हैं, और सरकार लगातार उस दिशा में एक कदम बढ़ा रही है। क्रेडिट गारंटी जो स्कीम थी, जो कोरोना के समय लागू की गई थी, उसको बढ़ा दिया गया। उस योजना के तहत 5,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था थी, उसे बढ़ाकर सीधे 9,000 करोड़ कर दिया गया। इसका मतलब आप समझ रहे हैं? इसका मतलब ये है कि जो भी एमएसएमई सेक्टर की कंपनियां हैं वो 2 करोड़ रुपए तक का बैंक लोन बिना किसी कोलेटरल के, यानी बिना किसी गारंटी के पा सकते हैं, और थोड़े सस्ती ब्याज दर पर। ये उनके लिए बहुत बड़ा अवसर है। दूसरा ये किया कि इस स्कीम के लिए जो थ्रेशोल्ड रखा था कि जिस कंपनी का टर्नओवर जो है वो 2 करोड़ से कम होगा उनको मिलेगा, इसको बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया, तो और ज़्यादा यूनिट्स आ गई इसके तहत। दूसरा काम, जो शायद सबसे बड़ी समस्या, जो यूनिट चल रही हैं, अच्छी चल रही हैं, अच्छा प्रोडक्शन कर रही हैं, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा रही हैं, उनके रास्ते में थी बड़ी कंपनियों की खड़ी हुई बाधा कि उनको जो सामान बेचती थी उसे पैसा नहीं मिलता था। नहीं मिलता था मेरा मतलब लंबे समय बाद मिलता था, 6 महीने, साल भर, 8 महीने।
अब पैसा उनको नहीं मिला तो उनके पास पूंजी का कोई विशेष साधन है नहीं, पैसा नहीं मिला तो उन्होंने प्रोडक्शन कम किया, फिर बंद किया अगर और देर हुई। उसका नतीजा ये हुआ कि छटनी की, एम्प्लॉयमेंट बढ़ने की बजाय कम हो गया। सरकार इस समस्या से काफ़ी समय से जूझ रही थी कि इसका क्या किया जाए, इसके लिए नियम भी बनाया गया, लेकिन वो कुछ हो नहीं रहा था। तो सरकार ने इस बजट में एक नई व्यवस्था की है कि अगर बड़ी कंपनी पर एमएसएमई सेक्टर का बकाया है, उसका सामान खरीदा है आपने और उसका भुगतान कुछ दिनों, अब दिन का क्या है, 1 हफ्ते है, 10 दिन है, ऐसे कुछ टाइम पीरियड तय किया है, इतने दिन में नहीं कर दिया आपने, तो आप ये अपने खर्चे में नहीं दिखा पाएंगे। जो सामान खरीदा है वो खर्चे में नहीं दिखा पाएंगे और इस पर टैक्स बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। तो इसका मतलब है कि वो दरवाज़ा जो खुला हुआ था देर से पेमेंट करने का, लटकाए रखने का और उस पैसे का फ़ायदा उठाने का, वो दरवाज़ा बंद कर दिया। एमएसएमई सेक्टर को समय से भुगतान होने लगे। वो कोई रियायत नहीं मांग रहे, वो खैरात नहीं मांग रहे, वो कह रहे हैं कि हम जो सामान आपको बनाकर बेच रहे हैं उसका पैसा हमको तुरंत दे दीजिए। उसकी व्यवस्था सरकार ने कर दी है। तो अंदाज़ा लगाइए, 6.5 करोड़ यूनिट्स में से अगर सिर्फ 1/3 से भी कम 2 करोड़ यूनिट्स एक एक आदमी को रोज़गार देने लगे अतिरिक्त जो अभी है उनके पास, तो 2 करोड़ लोगों को रोज़गार मिल जाएगा। ये मेरे हिसाब से एक गेम चेंजर है स्कीम। और जिस तरह से भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, वो चाहे वंदे भारत ट्रेन्स हों, हाउसिंग की बात हो, हाईवेज़ बन रहे हों, एक्सप्रेसवेज बन रहे हों, दूसरे जो निर्माण हो रहे हैं, उन सब को देखें तो उसको देखते हुए आने वाले दिनों में एमएसएमई सेक्टर भारत का ग्रोथ इंजन बनेगा और उसकी तैयारी, उसके लिए जो भी ज़रूरत है सरकार पूरी कर रही है और अगर और समस्या आएगी तो उसको भी दूर किया जाएगा। ये तो हुआ एमएसएमई सेक्टर, रोज़गार पैदा करने का ये एक ज़रिया। दूसरा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। दुनिया में किसी भी अर्थव्यवस्था में जितना पूंजीगत निवेश होगा उतने रोज़गार के अवसर बनेंगे, उतने लोगों की आमदनी बढ़ने के अवसर बनेंगे और इस सब का क्यूमुलेटिव इफेक्ट, चाहे वो एमएसएमई सेक्टर हो चाहे पूंजीगत निवेश हो, क्या होगा? कंजम्पशन बढ़ेगा। कंजम्पशन बढ़ेगा यानी उपभोग बढ़ेगा तो क्या होगा? प्रोडक्शन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा। उत्पादन बढ़ेगा तो उस उत्पादन को बढ़ाने के लिए नए निवेश और नए रोज़गार की, नए लोगों को रोज़गार देने की ज़रूरत पड़ेगी। नए लोगों को रोज़गार का मतलब फिर वो सर्कल पूरा उसी तरह से घूमेगा कि नए लोगों को रोज़गार मिलेगा तो खर्च करेंगे परिवार पर, अपने ऊपर, दूसरी चीज़ों पर, तो फिर जो कंजप्शन बढ़ेगा। तो ये चक्र जो है, ये चक्र ऐसा है जो किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए इंजन का काम करता है, उसको बड़ी तेज़ी से बढ़ाता है। तो पूंजीगत निवेश 33% बढ़ा दिया है सरकार ने। पिछले बजट में 7.5 लाख करोड़ था, इस बजट में 10 लाख करोड़ कर दिया है। और ये ऐसा खर्च होता है जो हमको दिखाई देता है, मतलब टेंजिबल होता है। एक्सप्रेसवे बन रहा है, हाईवे बन रहा है, पोर्ट बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहा है, रेलवे लाइंस बन रही हैं। ये सब जो कुछ होता है निर्माण, वो हमारी आंखों के सामने रोज़ होता रहता है। ये जो लोग कहते हैं कि कोई रोज़गार नहीं बढ़ा, किसी को रोज़गार नहीं मिला, अगर इतने एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, इतनी रेलवे लाइंस नहीं बन रही हैं, नई ट्रेन्स चल रही हैं, अगर पोर्ट बन रहे हैं, अगर एयरपोर्ट बन रहे हैं, तो वो क्या जादू की छड़ी से बन जाते? उनमें कुछ लोग तो लगते होंगे। अब वो कम ज़्यादा की बहस तो हो सकती है, लेकिन कोई लगा ही नहीं, किसी को रोज़गार ही नहीं मिला। जो नया एयरपोर्ट बन रहा है उसके कंस्ट्रक्शन में कुछ तो लोग लगते होंगे, एक्सप्रेसवे में, हाईवे में, पोर्ट में। तो ये जो बड़े निवेश हो रहे हैं, और इसका असर क्या होगा? इसका असर होगा निजी पूंजी निवेश बढ़ेगा। निजी पूंजी तभी आती है जब वो देखती है सरकार अपना पैसा लगा रही है और जब उनको लाभ दिखाई देता है। ये 2 कंडीशंस हों तो निजी पूंजी आती है। जब उसको दिखाई देता है कि इससे जो है कंजप्शन बढ़ने वाला है, हम जो सामान बनाएंगे उसका उपभोग बढ़ने वाला है, डिमांड बढ़ने वाली है, हमारा प्रॉफिट बढ़ने वाला है, तो वो आता है, वो आना शुरू हो गया। पिछले 5-6 साल में, बल्कि कहें 8 साल में, इस सरकार ने बड़ी मेहनत से, बड़ी युक्ति से जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनकी
जो बैलेंस शीट है उसकी सफाई की है। उसकी सफाई का नतीजा ये हुआ है कि क्रेडिट ग्रोथ की रफ्तार तेज़ हो गई है। बैंकों के पास देने के लिए पैसा है और जो जिनको ज़रूरत है, जो उद्योग लगाना चाहते हैं, उनके लिए अवसर है कर्ज लेने का। दोनों सावधान हैं। जिस तरह से सफाई की है सरकार ने, बैंक भी सावधान है कि अगर गड़बड़ हुई तो जेल जाएंगे। जो इंडस्ट्री लगाने के लिए, कंपनी लगाने के लिए या नई यूनिट के लिए कर्ज ले रहा है, उसको भी मालूम है कि अगर गड़बड़ की, इसको खाने की कोशिश की तो कंपनी भी हाथ से जाएगी और बाकी सब भी जाएगा, जेल भी जाना पड़ सकता है। तो इसलिए दोनों सतर्क हैं। तो इसलिए क्वालिटी ऑफ क्रेडिट ग्रोथ वो बहुत ज़्यादा होगी। लगेगा तो उसका असर दिखाई देगा, उसका नतीजा दिखाई देगा। तो इसलिए रोज़गार के अवसर इससे और ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद है। उसके अलावा हाउसिंग, प्रधानमंत्री आवास योजना में जो एलोकेशन है वो 66% बढ़ा दिया गया। मैं हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर इन सब की अभी बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं केवल इन्हीं 2 मुद्दों पर जो मैंने शुरू में कहे उसी पर केंद्रित हूँ। तो हाउसिंग एक्टिविटी जो बढ़ेगी, अब आप सोचिए किस तरह का एम्पावरमेंट होगा। गरीब आदमी के लिए अपना घर, पक्का घर, उसमें नल से जल, उसमें उज्ज्वला गैस का कनेक्शन, उसमें स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय, उसमें बिजली का कनेक्शन, ये सब मिलना जो है उसके जीवन में कितना बड़ा अंतर लाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये गेम चेंजर साबित होगा। दूसरे मुद्दे पर आ जाते हैं जो मध्य वर्ग का है। मध्य वर्ग इस सरकार को और भारतीय जनता पार्टी को लंबे समय से सपोर्ट करता रहा है। बहुत ज़्यादा अपेक्षा के बिना, कष्ट उठाकर भी, विपरीत परिस्थितियों में भी नौकरियां लोगों की चली गई। कोरोना काल के दौरान लोगों की नौकरियां गई, रोज़गार गए, सैलरी कम हो गई, दूसरी तरह की समस्याएं आई, मेडिकल खर्च की समस्या आई। इस सब के बावजूद मोदी पर और भाजपा पर उनका विश्वास डिगा नहीं। ये अवसर था उसका प्रतिदान का, उसका जो है उनके इस एहसान का बदला चुकाने का, और वो मोदी ने भरपूर किया। 90% आबादी देश की आय कर से मुक्त हो गई। 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख की आमदनी कर मुक्त हो गई है। 7 लाख तक जिसकी आमदनी है सालाना, उसको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी राहत है मध्य वर्ग के लिए। और इसके अलावा जो कुछ ये डेवलपमेंट का काम हो रहा है, रोज़गार के जो नए अवसर आ रहे हैं, ये भी मध्य वर्ग के लिए सबसे पहली अपॉर्चुनिटी उन्हीं के लिए है। और जिस तरह से सरकार विकास की इन परियोजनाओं को टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ तक ले जा रही है, तो इस बजट में उसके लिए बड़े प्रावधान हैं। उसका फ़ायदा भी मध्य वर्ग को मिलना है। तो मध्य वर्ग एक ऐसा वर्ग है जिसकी संख्या को लेकर जो है अलग अलग राय है। 40 करोड़ से लेकर 60 करोड़ तक बताया जा रहा है। जो भी हो, उसका वोट जितना भी हो, संख्या उसके मतदाताओं की जितनी भी हो, माहौल बनाने में, एटमॉस्फेयर बनाने में इस वर्ग का सबसे बड़ा योगदान होता है। फील गुड फैक्टर पैदा करने में इस वर्ग का सबसे बड़ा योगदान होता है। तो ये वर्ग अगर खुश होता है तो आपको लगेगा देश में राम राज्य आ गया है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। तो आप देखिए, केवल मध्य वर्ग नहीं, पहले किसके लिए किया? गरीबों के लिए। कोरोना काल में एक भी व्यक्ति को भूखा नहीं सोने दिया सरकार ने। मैं कल एक टेलीविज़न चैनल के एबीपी न्यूज़ के कार्यक्रम में था बजट पर। वहाँ विपक्ष के जो नेता थे वो 3 पार्टियों के थे। सबका एक बड़ा सवाल था, आटा 40 रुपये हो गया, सरकार दाम क्यों नहीं कम करती? तब मुझे समझ में आया कि ये इनके नैरेटिव में कमी क्या है। ये मात क्यों खाते हैं सरकार से कि इनको मालूम नहीं कि असली मुद्दा क्या है। इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि देश की 81 करोड़ जनता के लिए, आबादी के लिए आटा 40 रुपये किलो हो, 400 रुपये हो, 4000 हो जाए, 40,000 हो जाए, 4 लाख रुपए किलो हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनको तो मुफ्त में गेहूं चावल मिल रहा है, तो उनको आटे का दाम पूछने जाने की भी ज़रूरत नहीं। और उसके बाद जो ये 80 करोड़ है, इनमें 81 करोड़ है, बल्कि 81 करोड़ से ऊपर है, उनमें मुश्किल से 10% ऐसे होंगे जो ज़मीन के मालिक होंगे।
और वो भी होगी तो किसी के पास 1 बिस्वा, किसी के पास 1 बीघा शायद हो, या उससे भी कम होगी। ज़्यादातर खेतिहर मजदूर या शहरी मजदूर है, इस तरह के गरीब लोग हैं। बाकी बचे किसान अपने लिए खुद पैदा करता है। किसान आटा खरीदने बाज़ार में नहीं जाता। और उससे ऊपर के जो लोग हैं उनके लिए आटे का दाम 35 रुपये हो जाए या 40 रुपये हो जाए, उससे उनकी नींद नहीं खराब होती। कोई मुझे एक आदमी बताए इस देश में कि आटा 40 रुपये किलो हो गया तो उसकी वजह से 6 रोटी खाते थे दिन भर में तो अब 5 खाने लगे। तो मुद्दा चुनने की समस्या। तो ये बजट में जो कुछ हुआ है वो आर्थिक दृष्टि से देश की तरक्की करने वाला है, देश को आगे ले जाने वाला है आर्थिक रूप से, और ये उसका जो असर होगा वो पूरी राजनीति को बदलने वाला है। तो इसलिए मैं मानता हूं कि ये 2024 का गेम चेंजर बजट है। ये विपक्ष को अभी समझ में नहीं आ रहा है, जो बजट की आलोचना कर रहे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से मोदी ने उनके पैर के नीचे जो भी ज़मीन बची थी वो भी खींच ली है। तो इस बजट को इस नज़रिए से देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि मोदी किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से चीज़ों को लागू करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। और वो तात्कालिक लाभ के लिए कुछ नहीं करते। उनके हर दृष्टि, उनका हर फैसला दूरगामी हित को ध्यान में रखकर होता है, चाहे वो आर्थिक हो और चाहे राजनीतिक हो। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।